हेलो स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम क्या है थर्मोडायनेमिक्स। क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स? तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स पोर्शन पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने वर्क डन के बारे में देखा और उसके बाद में प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने हीट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। अब बात यह है कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें और वर्क को वर्क से वापस हीट में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये जो इंटर कन्वर्जन होता है किसका, वर्क का हीट में और हीट का वापस वर्क में, ये जो इंटर कन्वर्जन है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि हीट का और वर्क का जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को फिजिक्स के जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसी ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाएगी थर्मोडायनेमिक्स की, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, तो इंटरेक्शन हो जाता है क्या, हीट और वर्क का। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट डेफिनेशन क्या हो जाती है, इंटरेक्शन ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब ये तो आप हीट से वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर वर्क को वापस हीट में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है कि अपन को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि वो वर्क को हीट में कन्वर्ट करते हैं और हीट से वापस जो वर्क को अपन लेते हैं, ये जो कन्वर्जन होता है वो जानने के लिए, वो प्रोसेसेस जानने के लिए अपन को पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होती है। उसमें सबसे पहली जो आती है वो क्या है, सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो होता है जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। क्या मतलब है कहने का, जैसे किचन है, किचन में प्रेशर कुकर है, उसमें मान लो मेरे को दाल बनानी है तो मैंने उसमें दाल जो है रख दी और कुकर बंद कर दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे मैं कंटिन्यू गैस फुल पे मैंने रख रखी है तो प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फूड का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, कुकर के अंदर हो रहे हैं। तो अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, उस कुकर की स्टडी कर रहे हैं कि कुकर के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तो जिसकी स्टडी अपन करते हैं, जिसकी स्टडी की जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, सिस्टम। तो सिस्टम क्या हो जाता है, जिसकी स्टडी करी जाती है, जिसमें वेरिएबल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब सिस्टम के जस्ट आसपास जो भी है वो क्या हो जाती है, उसकी सराउंडिंग। जैसे अगर मैं कुकर कहाँ रखा हुआ है, किचन में रखा हुआ है, तो जो किचन है वो क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। सराउंडिंग का मतलब ये नहीं कि सिस्टम को छोड़ के सब कुछ, सराउंडिंग का मतलब है कि आपका सिस्टम के जस्ट आसपास जो है वो उसकी क्या हो जाती है, सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब सिस्टम के अंदर अपन कुछ प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो जो भी चीज़ें चेंज होती है, जैसे अभी अपन ने बात करी कि अभी प्रेशर कुकर के अंदर जो चेंज होगा वो चेंज क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज होगा, वॉल्यूम है फूड का वो चेंज होगा, और जो टेम्परेचर है ये चेंज होगा। तो ये तीनों क्या है, ये वेरिएबल है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, ये वो वेरिएबल है जो चेंज होंगे कहाँ पे, सिस्टम में। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बताती है, वही अपन ने जो गैस इक्वेशन पढ़ी हुई है जनरली, क्या वो इक्वेशन जो इन तीनों का आपस में अपन को क्या देती है, रिलेशन। और वो जो इक्वेशन है वो क्या होती है, PV = nRT। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर से अगर किसी बॉडी का, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेचर है किसका, सिस्टम का, टेम्परेचर जो है सिस्टम का अगर वो क्या है, कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोल देंगे कि सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो सिस्टम किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ से दो टर्म अपनी निकलती है, एक होती है एडियाबैटिक वॉल, एक होती है डायथर्मिक वॉल। एक क्या है एडियाबैटिक वॉल, एक क्या है डायथर्मिक वॉल। वॉल का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं दो डिफरेंट बॉडीज को, दो डिफरेंट सिस्टम को पास में रखता हूँ, मान लो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये है सिस्टम A और ये है सिस्टम B। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने एक वॉल बना दी। ऑब्वियसली बात है, दो अलग अलग सिस्टम है तो बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, तो वहाँ पे मैंने वॉल बना दी। अब बात क्या है कि ये वॉल किस टाइप की है, वापस वही सिस्टम A B और ये A ये B। मान लो इसका टेम्परेचर है सिस्टम A का 70 डिग्री सेल्सियस, इसका 20 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 70 डिग्री सेल्सियस और इसका 20 डिग्री सेल्सियस। अब वॉल का मतलब क्या है, अगर ये वॉल एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक वॉल, और या फिर क्या होगा, ये वॉल कैसी होगी, डायथर्मिक वॉल होगी। अब एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या होता है, एडियाबैटिक वॉल का अपन समझ सकते हैं कि दो बॉडीज के बीच में, दो सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। फिर से
एडियाबेटिक वॉल का मतलब होता है कि दो बॉडीज के बीच में या फिर दो सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, और डायथर्मिक वॉल का मतलब होता है कि दो बॉडीज के बीच में, दो सिस्टम के बीच में हीट का ट्रांसफर होगा। तो एडियाबेटिक वॉल क्या करती है? रोकती है। क्या रोकती है? हीट ट्रांसफर को रोकती है, कि हीट ट्रांसफर नहीं होता, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होता दोनों सिस्टम के बीच में, मतलब आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर 70 ही रहेगा और इसका टेम्परेचर 20 ही रहेगा। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? ये अलाउ करती है कि किसको अलाउ करती है? अलाउ करती है किसको? हीट ट्रांसफर को। दोनों बॉडीज के बीच में हीट ट्रांसफर को क्या करती है? अलाउ, मतलब 70 डिग्री जो टेम्परेचर वाली बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उससे हीट ट्रांसफर होगा किससे? 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी में। तो ये अपनी दो वॉल्स हो जाती है, एक क्या होती है? एडियाबेटिक, एक क्या होती है? डायथर्मिक। इसके बाद में नेक्स्ट आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है कि अगर कोई दो बॉडीज, जैसे मैंने ली बॉडी ए और ऐसे ही मैंने ली बॉडी बी, और एक और मैं बात कर रहा हूं बॉडी सी की, बॉडी सी की। अब बॉडी ए और बॉडी बी के बीच में जो है वो है एडियाबेटिक वॉल। ये कौन सी वॉल है? ये वॉल है एडियाबेटिक, मतलब ए और बी के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और ए किससे कनेक्ट है? बॉडी सी से, और ऐसे बी किससे कनेक्ट है? बॉडी सी से। तो ए और सी और बी और सी इसके बीच में जो वॉल लगी है ये कौन सी है? डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल, इसका क्या मतलब है कि ए से भी सी में हीट ट्रांसफर होगा और बी से भी सी में हीट ट्रांसफर होगा। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपन को क्या बोलता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई दो बॉडीज किसी थर्ड बॉडी से आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी, दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। फिर से मैंने क्या बोला सुनना, दो बॉडीज ए और बी, इनके बीच में कौन सी वॉल है? एडियाबेटिक। इनके बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन ए और सी और बी और सी इनके बीच में कौन सी वॉल है? डायथर्मिक, मतलब इनके बीच में ट्रांसफर होगा। तो जीरोथ लॉ का क्या स्टेटमेंट है कि दो बॉडीज जो कि आपस में किसी थर्ड बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इक्वल हो जाएगा किसके? टेम्परेचर ऑफ सी के, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सी वॉल है? डायथर्मिक। और ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी किसके इक्वल हो जाएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी। तो क्या होता है जीरोथ लॉ कि अगर कोई दो बॉडीज किसी थर्ड बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो वो दोनों बॉडीज आपस में भी क्या होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ए बॉडी का टेम्परेचर किसके इक्वल था? सी के, और बी बॉडी का भी किसके इक्वल है? सी के। इसका मतलब ए का भी किसके इक्वल होगा? सी के। ये अपन को पता चलता है किससे? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो फिर से जीरोथ लॉ क्या हो जाता है? अगर कोई दो बॉडीज आपस में किसी थर्ड बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों आपस में भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ से अपन को बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चला था कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी अपन ने बात करी कि दो बॉडीज थर्ड बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अभी मैंने बात करी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब जीरोथ लॉ बताता क्या है? जीरोथ लॉ ये बताता है कि दो बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी बताती है उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। फिर से सुनना, दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है, ये जो प्रॉपर्टी बताती है ये उसका जो नाम है उसका नाम क्या है? टेम्परेचर। तो ये क्या था? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका? थर्मोडायनेमिक्स का, जो किसको डिफाइन करा था? टेम्परेचर। क्योंकि 11th चैप्टर तक अपन ने ओनली क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या बताता है? इट इज गिव्स द सेंसेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, की मतलब कोई बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म है कितनी ज़्यादा ठंडी है उसको अपन ने बोल दिया क्या? टेम्परेचर। लेकिन एक्चुअली जो टेम्परेचर डिफाइन हुआ वो यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये बताता है कौन? टेम्परेचर, कि दो बॉडीज आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दुख की बात क्या थी कि ये जो लॉ था ये आया था थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बाद में आया था ये। अब इसको थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि जीरोथ लॉ क्या था कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बता क्या रहा था? टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को, और टेम्परेचर का तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको अपन एडवांस में कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जैसे फर्स्ट लॉ का एडवांस रूप क्या है? सेकंड, और सेकंड के बाद एडवांस क्या है? थर्ड।
तो इसका मतलब आप इसको एडवांस फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इसको प्रीवियस में करो, क्योंकि ये क्या दे रहा है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है थर्मोडायनेमिक्स की। इस रीजन से इसका जो नाम दिया वो क्या दिया गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाता है, दो बॉडीज अगर आपस में किसी थर्ड बॉडी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, तो वो दोनों आपस में भी क्या होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब उनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो सर अपन ने 11 चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, तो वापस क्यों आ रहा है, वापस बिल्कुल नहीं है, जो वहाँ पे पढ़ा था वही यहाँ पे है, बिल्कुल सही। कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डायनेमिक थ्योरी जो बोलती है, डायनेमिक थ्योरी क्या बोलती है कि कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, उनका जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इंटरेक्शन का फोर्स लगाते हैं, और वो इंटरेक्शन की फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है, उनकी एक पोजीशन डिसाइड होती है उस सब्सटेंस के अंदर। फिर से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे इंटरेक्शन का फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स लगाने से उनकी एक पोजीशन डिसाइड होती है, उनका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। उसका नाम क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बात क्या आती है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की और उनकी पोजीशन की वजह से जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का जो सबमिशन होता है, इसी सबमिशन को ही अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। फिर से मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से जो एनर्जी है काइनेटिक, और उनकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है पोटेंशियल, उनका जो आपस में सम होता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये अपनी क्या हो जाती है, इंटरनल एनर्जी। अब बात क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पोजीशन। अब यहाँ पे अपन को कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी, बहुत ढंग से देखना। एक ये जो मैंने बनाया, ये जो बनाया ये क्या है, सिलेंडर। ये क्या है, सिलेंडर। और सिलेंडर के अंदर ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, पिस्टन, जो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इसके ऊपर नीचे गैस, यहाँ पे क्या होगी, सब्सटेंस जनरली क्या होगा, गैस होगा। तो सब अगर गैस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है तो क्या हो जाएगा, ऊपर। और अगर इसके ऊपर मैं लोड रखता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था, जो आपका इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, ये सिलेंडर होता है, और ये क्या होती है, उसके अंदर जो प्लंजर होता है, ये जो प्लंजर जिसको पकड़ के आगे पीछे करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लंजर। वो प्लंजर ही क्या, उस प्लंजर को ही अगर अपन ढंग से फिजिक्स की फॉर्म में देखें तो वही क्या है, आपका पिस्टन। और ये जो सिलेंडर जिसके अंदर वो प्लंजर मोशन करता है वो अपना यहाँ पे क्या हो गया, सिलेंडर। ठीक है, तो ये अपना क्या है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा अपने काम आने वाला है। अब सुनना मैं जो कह रहा हूँ, मान लो अगर ये पिस्टन ऊपर जाता है, मान लो अगर ये पिस्टन ऊपर जाता है, अगर ये पिस्टन मान लो यहाँ पहुँच गया तो अपना क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो मॉलिक्यूल कहाँ चले गए, दूर चले गए। बहुत ढंग से समझना जो मैं कह रहा हूँ। अगर ये पिस्टन ऊपर जाता है तो उससे क्या होगा, इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गया अपन को। अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो इतना वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गया, वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गया तो वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिला किसको, मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर। मान लो पहले दो कमरे थे, अलग अलग कमरे थे, मान लो मैंने बीच की जो वॉल थी वो हटा दी, दो कमरे जो थे उनके बीच की वॉल हटा दी, तो जगह क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जगह ज़्यादा हो गई तो लोगों के रहने के लिए ज़्यादा जगह हो गई। मतलब अगर आपने पिस्टन ऊपर करा तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। अब मॉलिक्यूल दूर हो गए, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो उस वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ जाएगा, चेंज, क्योंकि उनकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंज। मॉलिक्यूल के दूर होने से, वॉल्यूम के ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल दूर हो गए, मॉलिक्यूल के दूर होने से उनकी पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी थी उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होती है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होती है किसका, वॉल्यूम का। आया समझ में। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है, मान लो ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट था, इस पिस्टन सिलेंडर के अरेंजमेंट में अगर मैं नीचे से हीट देता हूँ, अगर इस सिलेंडर को हीट दी जाती है तो क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे थे उनको एनर्जी मिल गई, तो अब वो ज़्यादा तेज चलेंगे, उनका रैंडम मोशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो रैंडम मोशन ज़्यादा हो जाएगा तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा तेज चल रहे हैं, और ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, ज़्यादा। इसका मतलब ज़्यादा तेज चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और उसी को ही अपन क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा। तो उसी, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है,
काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। कैसे कि आपने बॉडी को क्या करा, हीट दी, हीट देने से उसके मॉलिक्यूल का मोशन ज़्यादा हो गया और मॉलिक्यूल के मोशन ज़्यादा होने से टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा। और मोशन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो रही है, मतलब उसकी जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो ये अपन को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसका फंक्शन है, वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, आपकी गैस के वॉल्यूम में चेंज आता है तो क्या चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आपकी गैस के उसके जो मॉलिक्यूल है उनके मोशन में चेंज आ रहा है तो जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक। और इन दोनों को मिला के ही क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब अगर इसमें चेंज आया तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज है, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज है। ये चीज़ आपको समझनी है, जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ दोनों ही चेंज हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या आता है कि वेज टू इम्प्रूव या फिर इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं कि वेज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। मतलब इंटरनल एनर्जी को अपन कितने वेज से चेंज कर सकते हैं। फिर से इंटरनल एनर्जी को कितने वे से चेंज कर सकते हैं, तो चेंज वेज टू चेंज इंटरनल एनर्जी कितने वे से चेंज कर सकते हैं। पहला होता है बाय गिविंग हीट, बाय हीट। क्या मतलब है इसका, ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, मान लो अगर मैं क्या करता हूँ नीचे से हीट देता हूँ, सुनना बहुत ढंग से, वही जो पहले बताया वही है। अगर मैं नीचे से क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और उनका अगर रैंडम मोशन ज़्यादा हो गया तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी किसका पार्ट होती है, इंटरनल एनर्जी का। इसका मतलब अगर मैं हीट देता हूँ सिस्टम में तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और मान लो कि अगर मैं हीट रिमूव कर देता हूँ सिस्टम से, अगर मैं हीट रिमूव कर देता हूँ सिस्टम से, मान लो इसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया, तो फ्रिज क्या करेगा, टेम्परेचर कम कर देगा गैस मॉलिक्यूल्स का। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं हीट रिमूव कर देता हूँ, हीट रिमूव कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में अपन चेंज कर सकते हैं किसके थ्रू, हीट के थ्रू। अगर इंक्रीज करनी है तो हीट दो, और अगर डिक्रीज करनी है तो हीट निकाल लो। सेकेंड होता है बाय वर्क। सेकेंड कौन सा मेथड होता है, बाय वर्क डन। बाय वर्क डन का मतलब क्या है, वही जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। अगर अपन क्या करते हैं, मान लो ये जो पिस्टन है, अगर मैं इसके ऊपर कुछ वेट रखता हूँ, बहुत ढंग से सुनना, और इसको थोड़ा सा पहले लेते हैं। मान लो ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अभी ये पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, मैंने इसके ऊपर ना तो ऊपर से प्रेशर लगा रहा हूँ ना गैस नीचे से प्रेशर लगा रही है। बिल्कुल, कहने का मतलब क्या है, गैस एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रही, जो गैस का प्रेशर है वही लगा रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी हीट का सोर्स अभी नहीं है। आया समझ में क्या बोला मैंने, कोई भी हीट का सोर्स नहीं है, तो गैस मॉलिक्यूल अपने मस्त घूम रहे हैं अंदर, और वो एक नॉर्मल सा फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। उस वजह से पिस्टन अभी यहाँ पे है, ठीक है। अब ये तो बात हुई इसकी। इसका मतलब जितना ऊपर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही नीचे से जो है गैस मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं। इस वजह से पिस्टन की ये पोजीशन है, ये अपन बोल रहे हैं इसको इनिशियल पोजीशन। आईपी क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, अगर अपन इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कुछ वेट रखते हैं, अगर अपन पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखते हैं, तो पहले क्या था, ऊपर और नीचे प्रेशर सेम था, लेकिन अब ऊपर से वेट रख दिया। वेट किसके ऊपर लग रहा है, पिस्टन के एरिया के ऊपर, मतलब ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर मतलब वही फोर्स लगा रहे हैं, अपन प्रेशर लगा रहे हैं। अब प्रेशर लगाने से क्या हो गया, प्रेशर लगाने से ये पिस्टन अब कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप ऊपर से, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आप ऊपर से क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब पिस्टन क्या है, एज्यूम कर लो कि पिस्टन जो है यहाँ से आ गया आपका यहाँ, ये हो जाती है पिस्टन की लेट से फाइनल पोजीशन। अब आपने ऊपर से क्या अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करा, प्रेशर अप्लाई करा, उस वजह से पिस्टन ने इतना क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कर लिया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। मतलब आपने क्या करा, वर्क डन करा। अब आपने वर्क डन करा तो उससे हुआ क्या कि सारे सारे मॉलिक्यूल कहाँ आ गए, नीचे आ गए, और मॉलिक्यूल नीचे आ गए तो आपने क्या करा, उनके ऊपर वर्क डन। और उससे हुआ क्या कि एक तो सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल पास में आ गए, पास में आ गए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब क्या लगेंगे, ज़्यादा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। और पास में आ जाएंगे तो ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या होगा, हीट ट्रांसफर, एक दूसरे में हीट मोमेंटम का ट्रांसफर होगा, हीट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा। तो इसलिए अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्योंकि वो पिस्टन के नीचे आने से
इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई और कोलिजन ज़्यादा होने से उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया, राइज, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हो गया, चेंज। तो यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अभी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कर दिया, इंटरनल एनर्जी में क्या करा, इंक्रीज करा अपन ने। आया समझ में? तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के कितने वे होते हैं, बाय गिविंग हीट, सिस्टम को हीट दो तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और सिस्टम से हीट निकाल दो तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम। अगर सिस्टम के ऊपर आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो तो गैस का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से इंटरनल एनर्जी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं, वेज होते हैं क्या करने के, चेंज करने के, किसमें, इंटरनल एनर्जी। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। अब यार है तो दोनों एनर्जी, हीट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, और वर्क भी क्या है, एनर्जी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जो पढ़ चुके हैं उसी को आगे पढ़ना है। हीट में अपन देखो कर क्या रहे हैं, हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ। हीट ट्रांसफर हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं सिस्टम को क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी है ये किसकी वजह से होती है, हीट किसकी वजह से होती है, इट इज द एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी। ये क्या है, मोड है, किसका मोड है, मोड ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी। और ये भी क्या है, मोड ऑफ एनर्जी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हीट जो है ये कौन सा मोड ऑफ एनर्जी है, इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट ट्रांसफर ओनली कब होगा, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी हीट का ट्रांसफर होगा। लेकिन वर्क के लिए कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने ऊपर से फोर्स लगाया तो वर्क हो गया। आ रहा है समझ में? तो इट इज मोड ऑफ एनर्जी या फिर मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर। बट यहाँ पे ये क्या है, बिकॉज ऑफ हीट, और नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब हीट ट्रांसफर क्या होगा, ओनली तब होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस है, तभी हीट आएगी पिक्चर में। लेकिन जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो भी आपका क्या हो सकता है, वर्क डन हो सकता है। मतलब हीट ट्रांसफर करवाने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है, और वर्क डन करवाने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नंबर 1 ये क्या हो गया, डिफरेंस। नंबर 2, आप जब सिस्टम के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हो, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जब नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ जो मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल है, सबको क्या मिल गई, हीट। तो कोई इधर जा रहा है, कोई भी इधर जा रहा है, मतलब सबको क्या मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। तो सब क्या है, रैंडम, हर कौन सी डायरेक्शन में चलने लग गए। आ रहा समझ में? मतलब उनका रैंडम मोशन ज़्यादा हो गया, सिस्टम को हीट देने से उनका रैंडम मोशन ज़्यादा हो गया। लेकिन ज़्यादा हुआ, लेकिन वो उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन है क्या चलने की, नहीं, वो रैंडमली कहीं पर भी जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर कराने से मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन इंक्रीज होता है। रैंडम मोशन होता है, कौन सा मोशन होता है, हीट ट्रांसफर से रैंडम मोशन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ऊपर से आपने फोर्स लगाया, ऊपर से प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन का आ रहा है नीचे। अब पिस्टन नीचे आ रहा है तो सुनना, यहाँ जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए, अब ये जो वो वाले मॉलिक्यूल जो पिस्टन की सरफेस पे थे, एकदम पिस्टन का आ रहा है नीचे, फिर से एकदम पिस्टन का आ रहा है नीचे। और पिस्टन अगर नीचे आ रहा है तो सारे मॉलिक्यूल को भी कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे, क्योंकि पिस्टन नीचे आ रहा है तो और तो कोई जगह नहीं है, जाना कहाँ पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ आ रहे हैं, नीचे। अब ये नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली बात है, आगे वाले मॉलिक्यूल को भी कहाँ लेके जाएंगे, नीचे, कि भाई तू भी नीचे चल, क्योंकि ऊपर से तो पिस्टन आ रहा है तो सबके सब मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ भागेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, देखना, यहाँ पे चलने की कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं थी, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, रैंडम मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो सबके चलने की डायरेक्शन फिक्स है, कहाँ पे, नीचे की तरफ। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि जो वर्क डन है, वो वर्क डन मॉलिक्यूल्स का क्या करवाता है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन करवाता है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन करवाता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिफरेंस हो जाते हैं। किसके डिफरेंस हो जाते हैं, हीट के और वर्क के। कि हीट ट्रांसफर या फिर हीट एनर्जी ओनली कब होगी, जब दो बॉडीज़ के बीच में क्या होगा, सिस्टम सराउंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन वर्क डन में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, हीट ट्रांसफर करवाने से मॉलिक्यूल का कौन सा मोशन होता है, रैंडम मोशन, और वर्क डन करवाने से मॉलिक्यूल्स का कौन सा मोशन होता है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इंडिकेटर डायग्राम। अब इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ये तो पहली बार सुनो, कोई ग्राफ होता तो समझ में भी आता, होता क्या है। अब इंडिकेटर डायग्राम का क्या मतलब है, तो पहली बात तो ये है एक ग्राफ ही, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होना है कि इंडिकेटर डायग्राम को नया नहीं है, ये ग्राफ ही है।
अब ग्राफ है तो फिर बताता क्या है, और इंडिकेटर डायग्राम इसका क्यों रखा, इसका रीज़न ये है कि ये अपन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, ये अपन को इंडिकेट करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है, कितना टेम्परेचर है और कितना वॉल्यूम है सिस्टम का, ये अपन को पता चलता है जिस ग्राफ से, जिस कर्व से, उसको अपन क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, क्या मतलब है इसका, सुनो। अपनी इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, मतलब अपने वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल क्या है पी, एक क्या है वी और एक क्या है टी। एन क्या है कांस्टेंट, आर भी क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, तीन अपने पास वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में से अगर मैं कोई भी दो फिक्स कर लेता हूं तो ऑटोमेटिक थर्ड क्या हो जाता है, फिक्स। वापस सुनना मैंने क्या बोला, अगर तीन वेरिएबल में से कोई भी दो फिक्स कर लिए तो ऑटोमेटिक तीसरा भी क्या हो जाएगा, फिक्स। मान लो कि जैसे 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ को मेरे को तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो अगर मैंने बोल दिया कि पहला पार्ट है मेरा 2, अगला पार्ट है मेरा 5, तो अब तीसरा पार्ट ऑटोमेटिक फिक्स हो गया, क्योंकि टोटल कितना होना है 10, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, तो अब कितना बचा 3 बचा, तो 3 ऑटोमेटिक फिक्स हो गया दो के फिक्स होने से। इसलिए अपन कह रहे हैं कि अगर प्रेशर वॉल्यूम फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फिक्स। अगर प्रेशर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो वॉल्यूम फिक्स, और अगर वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, फिक्स। इसका मतलब दो ही वेरिएबल मेरे को चाहिए, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फिक्स। इसलिए अपन दो वेरिएबल का क्या बना देते हैं, ग्राफ, और उस दो वेरिएबल, ओनली दो वेरिएबल जान के अपन तीसरा वेरिएबल जान सकते हैं। तो दो वेरिएबल का अपन क्या बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, और वो जो ग्राफ होता है वही अपन को इंडिकेट करता है क्या, सिस्टम की स्टेट। इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। तो ग्राफ अपन जनरली बनाते हैं किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का। अब प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो अपन को क्या बता सकता है, इजीली सिस्टम की स्टेट, क्योंकि पी वी अगर आपने फिक्स कर दिया तो टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिक्स। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कर्व बनाता हूँ, ये यहाँ पे मैंने कर्व बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट कौन सी और फाइनल स्टेट कौन सी है। क्यों, इसका मतलब क्या है, मान लो ए है और बी है, ये इनिशियल है और ये एक, मतलब इनमें से कोई भी एक इनिशियल स्टेट है और कोई भी एक फाइनल स्टेट है, ये कहने का मतलब है। फिर से हो सकता है ए इनिशियल स्टेट हो, बी फाइनल स्टेट हो, या फिर हो सकता है बी इनिशियल स्टेट हो, ए फाइनल स्टेट हो। क्या मतलब है इसका, बहुत ढंग से देखना है, बहुत इजी, नया कुछ भी नहीं है। अभी जो कर रहे थे वही वापस आ रहा है। ये जो पिस्टन है, मान लो अगर इनिशियल स्टेट है ए और फाइनल स्टेट क्या है बी। अब इनिशियल से फाइनल स्टेट में हो क्या रहा है देखना। अभी अपन यहाँ पे फाइनल स्टेट बी पे प्रेशर कितना है, इतना, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कितना है, ये रहा, और फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम कितना है, इतना, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। मतलब प्रेशर तो क्या हो रहा है, डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है, जब आपका जो पिस्टन है, पिस्टन कहाँ पे जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब पिस्टन ऊपर जाता है तभी आपका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज। मतलब ये पिस्टन का मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो थोड़ी देर बाद पिस्टन का होगा, ऊपर होगा, और इतना आपका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। और वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर, और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो आपस में जो उनका प्रेशर लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि जब भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, मतलब पिस्टन का जा रहा है ऊपर, और पिस्टन के ऊपर जाने को अपन क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर जाने को अपन बोलते हैं एक्सपेंशन। कि पिस्टन का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, सिस्टम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। और ये इसका मतलब ए से बी पे जा रहे हैं तो कर्व क्या हो जाएगा, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनना, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो क्या बताएगा कि सिस्टम की स्टेट कहाँ से कहाँ पे जा रही है, मतलब इनिशियल स्टेट कौन सी और फाइनल स्टेट कौन सी है। अगर ये एरो की डायरेक्शन है, मतलब इनिशियल स्टेट क्या है ए और फाइनल स्टेट क्या है बी, और अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, यही सेम मैं कर्व बना रहा हूँ वापिस, ये P, ये V, ये वापस सेम करूँ, ये A, ये B। अगर मैं एरो की डायरेक्शन ये कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो सिस्टम है B जो है, इनिशियली कहाँ पे है, सिस्टम B पे है। इनिशियली सिस्टम कहाँ पे, B पे। इनिशियली सिस्टम B पे है, मतलब वॉल्यूम ये रहा, और बाद में फाइनली सिस्टम कहाँ पे, एरो इधर जा रहा है A की तरफ, मतलब फाइनल सिस्टम कहाँ है, A पे, A स्टेट पे। तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। देख लो, इनिशियल प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे, और फाइनल प्रेशर कहाँ है, यहाँ पे। मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो पिस्टन जा रहा होगा, पिस्टन कहाँ पे जा रहा होगा,
नीचे की तरफ, वो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा तो आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम कैसा बनेगा कि इनिशियली पिस्टन ऊपर पे है, ये आपकी पोजीशन हो जाती है कौन सी, बी। अब पिस्टन किया जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम और प्रेशर क्या हो रहा है ज़्यादा। और वॉल्यूम कब कब होगा, जब पिस्टन का जाएगा नीचे, तो पिस्टन का जा रहा है नीचे और पिस्टन नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो जाती है उसकी फाइनल पोजीशन। तो ये हो जाती है फाइनल पोजीशन कौन सी, ए। तो अब इसमें क्या हुआ कि पिस्टन नीचे आया और पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम क्या हो गया कम, और वॉल्यूम कम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन होना, कंप्रेशन होना, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है कम और प्रेशर क्या हो रहा है ज़्यादा। तो ये अपने इंडिकेटर डायग्राम है। इंडिकेटर डायग्राम क्या बताता है, सिस्टम की स्टेट, क्योंकि दो वेरिएबल पता है तो थर्ड ऑटोमेटिक पता चल सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कर्व के अंदर डायरेक्शन की, डायरेक्शन कौन सी, अगर डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज और प्रेशर क्या हो रहा है डिक्रीज। और प्रेशर डिक्रीज कब होता है, जब प्रेशर, ये पिस्टन कहा जाता है ऊपर, तो पिस्टन ऊपर जा रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है कम, उसी को अपन क्या बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है इसकी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ से अपन को पता क्या चला, फिर से सुनना, इंडिकेटर डायग्राम अपन ने बनाया, अपन को स्टेट पता चली, लेकिन इसके साथ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये है इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है पीवी डायग्राम की। अब इंपॉर्टेंस कैसे समझ सकते हैं, सुनना मेरी बात। मान लो इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, इस कर्व का अगर मैं एरिया निकालता हूँ, तो एरिया जो निकल रहा है क्या करूँगा, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम। एरिया मतलब क्या, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मतलब क्या है, प्रेशर अपन क्या बोल सकते हैं, प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ से ये दोनों कट गए, एरिया से एरिया बचा कितना, फोर्स इनटू लेंथ। फोर्स इनटू लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं, वर्क डन। फोर्स इनटू लेंथ को ही क्या बोलते हैं अपन, वर्क डन। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकलती है कि पीवी डायग्राम, पीवी जो इंडिकेटर डायग्राम होता है, पीवी का जो ग्राफ होता है, उसका जो एरिया होता है वो एरिया अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है। मतलब एरिया ऑफ पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है। और यही इसकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेशर, वर्टिकल एक्सिस क्या है प्रेशर, और ये क्या है वॉल्यूम। और प्रेशर इनटू वॉल्यूम जब अपन करते हैं तो अपन को प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम क्या एरिया इनटू लेंथ, तो अपन को क्या मिला, वर्क डन, क्योंकि फोर्स इनटू लेंथ क्या होता है, वर्क डन। इसका मतलब वर्क डन कब मिला, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करा, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। और इसका मतलब जो एरिया होता है पीवी कर्व का वो अपन को क्या देता है, वर्क डन। कि जो सिस्टम है उसका वर्क डन क्या है, ये अपन को पता चला। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे ये जो कर्व है, कर्व जा किससे रहा है, कर्व ए से बी की तरफ जा रहा है। कर्व के ए से बी की तरफ जाने की वजह से क्या हुआ, इसका जो ये क्या था ए और ये क्या था बी, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया ज़्यादा, और वॉल्यूम को ज़्यादा होने को अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अब सुनना, बहुत ढंग से सुनना, कुछ कंक्लूजन्स में यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पिस्टन ऊपर कब जाएगा, ये पिस्टन ऊपर तब जाएगा जब अंदर जो गैस है वो गैस क्या करेगी, पिस्टन पे प्रेशर लगाएगी। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, ये पिस्टन ऊपर कब जाएगा, जब नीचे से गैस क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। किसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगी। और गैस अगर पिस्टन पे प्रेशर लगा रही है, मतलब वर्क डन हो रहा है, इसने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब वर्क डन हुआ, वो भी अपन ने बात करी कि वर्क डन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने पे जो वर्क डन करा, वो वर्क डन किसने करा, गैस ने करा। और गैस ही क्या है अपना सिस्टम, क्योंकि अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं, गैस की। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हुआ उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय सिस्टम, मतलब बाय गैस। क्यों, क्योंकि पिस्टन ऊपर कब गया, जब गैस ने प्रेशर लगाया, और गैस क्या है, सिस्टम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको समझना है। अब इसका उल्टा यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि पिस्टन नीचे गया, पिस्टन नीचे गया, पिस्टन नीचे कब जाएगा, पिस्टन नीचे तब जाएगा जब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, लोड रखेंगे। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, इंटर एनर्जी में चेंज के टाइम पे अपन ने देखा था कि पिस्टन नीचे कब जाएगा, जब आप ऊपर से लोड लगा के उसको नीचे करोगे। इसका मतलब वर्क डन गैस करी क्या, नहीं, वर्क डन तो अपन कर रहे हैं। इसका मतलब वर्क डन किया जा रहा है, किसके ऊपर किया जा रहा है, सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है। वापस सुनना, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे पिस्टन ऊपर गया, इसका मतलब पिस्टन ऊपर कब जाएगा, जब गैस अंदर से प्रेशर लगाएगी तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा। इसका मतलब वर्क डन करा, किसने करा, वर्क डन सिस्टम ने करा। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम। नेक्स्ट
यहाँ पे क्या हो रहा है, पिस्टन जो है ऊपर से नीचे जा रहा है, पिस्टन ऊपर से नीचे मतलब गैस को अपन कंप्रेस कर रहे हैं। और गैस कंप्रेस कब होगी, जब ऊपर से मैं लोड लगाऊंगा, और ऊपर से अपन लोड लगा रहे हैं मतलब वर्क डन अपन कर रहे हैं, सिस्टम नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। वहाँ पे क्या था, वर्क डन बाय सिस्टम, और यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम। यहाँ पे बाय मतलब सिस्टम कर रहा है, और ऑन मतलब बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, किसके ऊपर, वर्क डन, सिस्टम के ऊपर वर्क डन। अब ये तो बात हुई उसकी कि वर्क डन ऑन सिस्टम और वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब क्या है। अब यहाँ पे कर्व में देखो, वर्क डन बाय सिस्टम, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो ये जो कर्व है इसके अंदर जो डायरेक्शन है ये कैसे जा रही है, ऐसी। मान लो तुम्हें बोला ए पॉइंट से चलो, ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पे आओ। अगर ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पे आते हो तो रास्ता तो ये रहा, ये रास्ता है जाने का। मान लो यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो ये जो लूप बन रहा है, ये लूप कैसा बन रहा है, ये देखो ये जो लूप बन रहा है, ये लूप, ये वाला लूप है, और ये वाला लूप, इस लूप को अपन क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। और अगर यहाँ पे बात करो, यहाँ पे पहले बी से शुरू हुए, ए पे पहुँचे, फिर वापस इसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तब जाके बी पे पहुँचेंगे। तो ये जो डायरेक्शन हो जाती है, ये जो डायरेक्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर आपका जो कर्व है, अगर आपका जो कर्व है अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो क्लॉकवाइज चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, कब, अब सारी चीज़ें रिलेट हो गई। देखो वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब जो पीवी डायग्राम है उसमें जो लूप बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, क्लॉकवाइज बन रहा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम का मतलब क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब जो लूप आएगा वो यहाँ पे वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लूप आएगा। ये तो अपन को इससे पता चला कि वर्क डन ऑन सिस्टम और बाय सिस्टम का मतलब क्या है। नेक्स्ट अपन को निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, कि ये जो एक्सपेंशन अपन करवा रहे हैं, इस एक्सपेंशन में गैस वर्क डन कर कितना रही है। फिर से सुनना, ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, इस एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर वर्क डन होता कितना है। एनालिटिकल मेथड पढ़ रहे हैं मतलब फोर्स वाला। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका पिस्टन है, ठीक है, और एक्सपेंशन हो रहा है मतलब पिस्टन का जाएगा ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब पिस्टन का जाएगा ऊपर जाएगा। अब पिस्टन ऊपर कब जाता है, जब उसके ऊपर नीचे से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं उस पर प्रेशर लगाते हैं। गैस के मॉलिक्यूल अंदर से क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो गैस जो प्रेशर लगाएगी, प्रेशर अपने पास कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन का फॉर्मूला तो हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब पिस्टन की एक इनिशियल पोजीशन होगी, एक पिस्टन की क्या होगी, फाइनल पोजीशन। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, गैस जब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर रही है, तो थोड़ा सा ऊपर मतलब डिस्टेंस कितनी, dx। dx मतलब क्या है, डिफरेंशियल डिस्टेंस। अगर ये टोटल जो डिस्टेंस है पिस्टन को मोशन की, अगर वो x है, तो डिफरेंशियल डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, dx। मतलब पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ रहा है। तो मैंने मान लिया कि थोड़ा सा ऊपर करने के लिए वर्क डन पे कितना होगा, थोड़ा सा, dw कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, dx। और फोर्स, यहाँ से अपन फोर्स कितना लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया dx। तो ये क्या आ रहा है, स्मॉल वर्क डन अपना dw कितना हो जाएगा, p, और a dx। a dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, स्मॉल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, dv। आ रहा है समझ में। a dx को मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, कुछ भी नहीं, एरिया इंटू स्मॉल डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंशियल वॉल्यूम। ये निकल गया मेरे पास क्या, स्मॉल वर्क डन। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पिस्टन को यहाँ से a पोजीशन पे b पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे इस जगह पे इनिशियली वॉल्यूम कितना है, v1, और यहाँ पे मान लिया मैंने वॉल्यूम कितना है, v2। अगर वॉल्यूम v1 से v2 हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरा टोटल वर्क डन होगा उसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन लिमिट पुट कर दूंगा v1 से v2। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, w। ये क्या है, टोटल वर्क डन कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 pdv। तो ये जो इक्वेशन आ जाती है, ये क्या बताता है अपन को, वर्क डन बताता है किसके अंदर, एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर। और यही क्या होता है अपना वर्क डन, कौन से मेथड से, बाय एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना
इसके बाद अपन को समझना है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नॉन साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम की जो इनिशियल स्टेट थी वो फाइनल स्टेट नहीं है। मतलब ये जो पीवी कर्व है, ये जो पीवी कर्व है, इसमें ये जो अपना कर्व था, मान लो सिस्टम पहले ए पे है, ए से कहाँ पे जा रहा है? बी पे जा रहा है, ए से बी पे जा रहा है, ये हो गया। अब ए से बी पे जाने का मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, मतलब ए से कहाँ गया? बी पे, लेकिन वो वापस ए पे आया क्या? तो अभी तक ऐसी कुछ बात हुई नहीं। ये कर्व अपन को ओनली क्या बता रहा है कि ए से कहाँ पे गया? बी पे वापस, और वापस कर्व रिट्रेस ऊपर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल स्टेट अलग है ए और फाइनल स्टेट अलग है बी। अगर सिस्टम अपनी वापस इनिशियल स्टेट पे नहीं आता, फिर से सुनना मैंने क्या बोला, अगर सिस्टम किसी प्रोसेस के बाद में इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आता, फाइनल स्टेट कुछ और होती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है वो अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे नहीं आया, और नहीं आया मतलब वो जो साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, और साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए अपन उसको क्या बोल देते हैं कि इनिशियल स्टेट तो है ए और फाइनल स्टेट क्या है? बी। तो साइकिल वापस नहीं हुआ मतलब उसको अपन क्या बोल देते हैं? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? डिफरेंट। तो ये मतलब होता है। तो अभी तक अपन ने जितने भी कर्व बनाए वो सब किसके लिए थे? नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? डिफरेंट। मतलब पहले यहाँ पे थे तो क्या हो गया? एक्सपेंशन, या फिर पहले अगर ऊपर थे तो आपने क्या कर दिया? कंप्रेशन। मतलब आप ए से करके वापस ऊपर नहीं आए, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इंडिकेटर डायग्राम मेथड फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब अभी तक आपने क्या करा था? एनालिटिकल मेथड से वर्क डन निकाला। अब यही वर्क डन अपन निकाल रहे हैं किससे? इंडिकेटर डायग्राम मेथड से। मतलब जो अपन ने डायग्राम इंडिकेटर पढ़ा है उससे अब अपन निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं वर्क डन बाय इंडिकेटर डायग्राम? यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल। अपन ने पढ़ा हुआ है वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। याद करो, मैकेनिक्स के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। क्या हो रहा था उसमें कि जो फोर्स था वो वेरी कर रहा था। क्या हो रहा था? फोर्स क्या कर रहा था? वेरी कर रहा था, चेंज हो रहा था। तो अपन ने वहाँ पे क्या करा था? स्मॉल एरिया लिए थे, और स्मॉल एरिया का ही अपन ने क्या कर दिया था? इंटीग्रेशन। वही यहाँ पे अपन करेंगे बिल्कुल सेम। कैसे? मान लो ये है इनिशियल स्टेट और ये क्या है? फाइनल स्टेट। ये है ए, ये क्या है? बी, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। अब अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मान लो मैंने कोई एक स्टेट ली, कोई भी एक स्टेट ले लो, मतलब ये जो प्रोसेस है उसमें मैंने एक किसी भी टाइम पे ये स्टेट ले ली। यहाँ पे एक मैं लाइन बनाता हूँ। ये लाइन क्या बताती है कि जब यहाँ पे प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम इतना है। मान लो ये वॉल्यूम कितना है? V1, और ये प्रेशर कितना है? P, और ये जो बन रहा है इसको अपन बोल देते हैं A। इस लाइन को मैंने बोल दिया B। ये जो वॉल्यूम है वो कितना है? V1। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो पिस्टन है ये क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन के अंदर मैंने बोला कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन जो कि कहाँ जा रहा है? ऊपर। क्योंकि हो क्या रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो पिस्टन कहाँ जा रहा होगा? ऊपर। तो मैंने ये बोला कि जब वो ऊपर जा रहा था, जब वो ऊपर जा रहा था, मान लो ये है इनिशियल प्रोसेस, सॉरी ये है इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। मतलब जब वो ए से बी की तरफ जा रहा था, बीच में कहीं था, तो वो बीच में कहीं है, वो मैंने इस कर्व के बीच में एक पॉइंट लिया। यहाँ तक हो गया क्लियर? आगे चल रहे हैं अपन। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस स्टैंड पे वो थोड़ा सा जब ऊपर चला, हल्का सा ऊपर चला, और बहुत हल्का सा ऊपर चला, बहुत हल्के को अपन वापस वही क्या हो जाता है? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब पिस्टन यहाँ से डिफरेंशियल ऊपर हुआ। अब डिफरेंशियल ऊपर हुआ तो उससे होगा क्या कि प्रेशर लगभग क्या रहेगा? सेम। फिर से सुनना, प्रेशर लगभग क्या रहेगा? सेम, लेकिन वॉल्यूम हल्का सा क्या हो जाएगा? चेंज। फिर से सुनना मैंने क्या बोला। यहाँ पे जब पिस्टन ए से बी पे जा रहा है, बीच में कहीं है, मैं कंडीशन ले रहा हूँ, बीच में कोई भी स्टेट क्या बताती है उस मोमेंट पे? PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। मैंने रैंडम एक स्टेट चूज करी जहाँ पे जो AB, जहाँ पे जो वॉल्यूम है कितना है? V1, और जो प्रेशर है वो कितना है? P। ठीक है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि उस स्टैंड पे अगर इसको पिस्टन को हल्का सा ऊपर करें, डिफरेंशियल ऊपर करें, तो प्रेशर लगभग क्या रहेगा? सेम, लेकिन वॉल्यूम में हल्का सा क्या आ जाएगा? चेंज। मैंने मान लिया कि वो जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वो जो मैं दूसरी लाइन यहाँ पे बना रहा हूँ वो कितनी है? ये है AB, और वो दूसरी जो लाइन है वो कितनी है? CD। अब अपन ने क्या बोला कि A पे जो प्रेशर है वही प्रेशर लगभग किस पे? C पे। इसका मतलब यही अपनी अजम्पशन है कि ये जो है प्रेशर एट ए स्टेट वो इक्वल है किसके? प्रेशर एट सी स्टेट के, जो कि इक्वल है किसके? पी के। तो ये अपन अभी यहाँ पे अपनी अजम्पशन लेते हैं। अब अपन को पता है कि पीवी का जो एरिया है, पीवी का जो एरिया है वो अपन को क्या देता है? वर्क डन। तो यहाँ पे अगर मैं इसका वर्क डन निकाल दूँ तो वर्क डन क्या हो जाएगा?
ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। देखो ये साइड पैरेलल है किसके, इसके, और ये साइड पैरेलल है इसके, क्योंकि आपने क्या बोला, प्रेशर सेम है, मतलब ए का जो प्रेशर है वही किसका है, सी का। और उसको दोनों को सेम करने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो उसको रेक्टेंगल बनाने के लिए यही अपन ने अजम्पशन ली कि ए का जो प्रेशर है वही किसका है, सी का, ताकि मैं बोल सकूँ कि ए सी जो है वो पैरेलल है किसके, बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इनका एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी इंटू बी डी, तो ए बी इंटू बी डी। ए बी, ए से बी क्या है, प्रेशर, और बी से डी मान लो ये बी पे वॉल्यूम कितना है V1 और डी पे वॉल्यूम मैंने मान लिया कितना है V2, मतलब जो हल्का सा चेंज हो रहा है वॉल्यूम में। अब ये जो वॉल्यूम में चेंज हुआ है क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल चेंज, क्योंकि अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि प्रेशर लगभग इसको इतना सा ऊपर करा कि प्रेशर लगभग सेम है और वॉल्यूम में हल्का सा चेंज आया। हल्का सा मतलब वही डिफरेंशियल चेंज, और डिफरेंशियल चेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है वॉल्यूम में V1 से V2 वो कितना लिया अपन ने यहाँ पे dV, यहाँ पे वो जो चेंज लिया वो कितना लिया dV। तो यहाँ पे ये जो BD है ये किसके इक्वल हो जाएगा, dV के। तो ये जो अपना वर्क डन निकला, ये वर्क डन भी कितना निकला, थोड़ा सा, मतलब पिस्टन को हल्का सा ऊपर करने का। लेकिन अब पिस्टन को पूरा का पूरा ऊपर करना है, पिस्टन को तो क्या करना है, पूरा का पूरा ऊपर करना है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है, इनिशियली वॉल्यूम कितना है VA और फाइनल जो वॉल्यूम है वो कितना है VB। तो अब मेरे को क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, ये मैंने कर दिया इंटीग्रेशन VA टू VB। तो यहाँ से मेरा टोटल वर्क डन निकल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ VA टू VB PD V। ठीक है, तो ये अपना क्या निकल जाती है इक्वेशन। वहाँ से भी जो इक्वेशन निकली यहाँ पे भी वही इक्वेशन है, बस यहाँ पे क्या है V2 और वहाँ पे क्या है V है। और इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम है वो कितना है VA और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है VC, और इनिशियल वॉल्यूम मान सकते हो कि इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका V1 और फाइनल वॉल्यूम आपका कितना है V2। तो अब वो कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, आ रहा है समझ में, क्योंकि VA टू VC मान लिया मैंने DV, तो जो लिमिट है इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी V1 से V2। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं V1 से V2, तो आपकी इक्वेशन पूरी की पूरी सेम हो जाती है। कन्फ्यूजन हाँ उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या है, चाहे तुम एनालिटिकल मेथड से निकालो, चाहे तुम इसके इंडिकेटर डायग्राम मेथड से निकालो, दोनों केस में एक्सपेंशन के अंदर जो वर्क डन आ रहा है वो वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV। ये क्या होता है अपना वर्क डन, किसका वर्क डन, इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया होता है वही अपन को क्या देता है, वर्क डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या आता है, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि सिस्टम ने जहाँ से इनिशियली शुरू करा था वहीं वो फाइनल आ गया। मतलब पिस्टन ने पहले एक्सपेंशन करा तो उसके बाद क्या हो गया, कंप्रेशन, और अगर पहले कंप्रेशन करा तो बाद में क्या हो गया, एक्सपेंशन। मतलब क्या है, इधर देखो, सबसे पहले मान लो कि पिस्टन ने इनिशियली शुरू करा था A से और उसने करा कंप्रेशन, और पिस्टन यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, B पे आ गया, ये B पे आ गया। ये पहले हुआ स्टेप 1 पे यहाँ था, फिर 2 पे आ गया, और उसके बाद वापस उसने क्या कर लिया, कंप्रेशन, तो वापस 3rd पे वो कहाँ पे आ गया, वापस नीचे। मतलब क्या है, जहाँ से शुरू करा था फाइनल भी एंड भी कहाँ पे आ गया, वहाँ पे। अगर जिस स्टेट से शुरू करा था फाइनल भी उसी स्टेट पे आ जाता है, तो अपन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। अब इसका जो कर्व अपन बनाते हैं, तो इसका जो कर्व बनता है वो कर्व कैसा बनता है, PV इंडिकेटर जो डायग्राम है वो कैसा बनता है। मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये क्या है इसकी फाइनल स्टेट। तो इनिशियल मतलब एक प्रोसेस के बाद, ये कहने का मतलब है। तो मान लो ये इनिशियल है, इनिशियल से अगर मान लो ये ऐसे जा रहा है, ये एक्सपेंशन, ये क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है मान लो, ठीक है, A से B वापस गया ये, और उसके बाद वापस कंप्रेस होके वापस कहाँ पे आ गया, A पे आ गया। ठीक है, तो ये जो बना, ये जो लूप बना, ये जो लूप है, ये लूप है अपन को क्या बता रहा है, साइक्लिक प्रोसेस। क्योंकि सिस्टम पहले कहाँ पे था, A पे 1 पे, उसके बाद A से कहाँ पे गया वो B, तो ये A से एक्सपेंड होके कहाँ पे गया B, और B से वापस कहाँ पे आ गया अपना 3, मतलब वापस कहाँ पे आ गया A पे, वापस कहाँ पे आ गया A पे। तो ये देखो पूरा का पूरा क्या बन गया, लूप। और ये जो पूरा का पूरा लूप बन गया, यही अपन को क्या बता रहा है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है, सेम। कौन सी है, A। इसको अपन क्या बोल देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। ये तो हो जाती है साइक्लिक प्रोसेस। अब आता है नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। अब इसके अंदर वर्क डन कितना हो रहा है, अब इसके अंदर वर्क डन कैसे निकाले, तो सबसे पहले अपन को पता है कि ये जो
कर्व होता है, इसका एरिया अपन को निकालना है। कैसे अपन समझ सकते हैं, इसको मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, इसी को ही मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत ढंग से देखना सिंप्लिसिटी के लिए। पहले क्या हुआ, ए से बी पे गया, मतलब पहले ए से बी पे गया, ए से बी पे, और उसके बाद क्या हुआ, बी से वापस कहाँ आया, ए पे आया। तो बी से वापस कहाँ आया, ए पे आया। पहले गया ए से बी और उसके बाद बी से ए से बी पे जाने में मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ा, तो उसका एरिया, तो ये जो कर्व है इसका एरिया निकल गया। वापस बी से ए पे जो वर्क डन है वो कितना है, तो बी से ए का वर्क डन ये रहा। अब ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आए, तो बचा कितना, जो एक्सपेंशन का एरिया है उसमें से इस एरिया को माइनस कर दो। जो एक्सपेंशन का एरिया है, ये जो ज़्यादा एरिया है, ऑब्वियसली बात है, जो ज़्यादा एरिया है उसमें से अगर कम एरिया को माइनस कर देते हो तो जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, इस लूप का एरिया। समझ में आया मैंने क्या बोला, वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मेरे को साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना है, तो मैंने साइक्लिक प्रोसेस को 2 में डिवाइड कर दिया। पहले क्या हो रहा है, ए से बी मतलब एक्सपेंशन, तो मैंने पहले एक्सपेंशन का कर्व बना दिया, और उसके बाद में बी से ए कंप्रेशन, तो मैंने कंप्रेशन का यहाँ पे कर्व बना दिया। एक्सपेंशन का एरिया क्या होता है, वर्क डन, तो मैंने इसके कर्व के नीचे का एरिया निकाल दिया, और ऐसे यहाँ पे कर्व के नीचे का एरिया निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, वर्क डन एक्सपेंशन का, और ये क्या हो गया, वर्क डन कंप्रेशन का। लेकिन अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है, ए से चले थे वापस ए पे आ गए, मतलब ये जो एरिया बचा, क्यों, कैसे पता चला कि इस एरिया में से अगर मैं ये एरिया निकाल देता हूं तो बचेगा कितना, सुनना, इस एरिया में से ये एरिया निकाल दिया तो बचेगा कितना, ये एरिया ही तो बचेगा। आया समझ में, इसका मतलब एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, जो एरिया ऑफ द लूप होता है किसके अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, वही अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है। वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। फिर से ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, क्या निकला कंक्लूजन, कि जो वर्क डन होता है किसके अंदर, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, वो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ द लूप। क्यों, क्योंकि पहले एक्सपेंशन हुआ तो एक्सपेंशन का एरिया, फिर कंप्रेशन तो कंप्रेशन का एरिया, तो बचा कितना, पहले एक्सपेंशन हो गया फिर कंप्रेशन हो गया, तो बचा कितना, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, जो आपने माइनस कर दिया तो बचा कितना, लूप ही तो बचा। मान लो उसको अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो उसको अगर यहाँ लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है, ये जो पोर्शन है ये तो यहाँ पे आ गया, तो बचा कितना, ये जो ऊपर बचा हुआ है लूप। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो लूप का एरिया होता है वही अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है। ये तो पहला अपना कंक्लूजन निकला। और क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं, सुनना, यहाँ पे जो मैंने एरो बनाए, वापिस देखना इसी डायग्राम को, ये ए, ये बी, और ये बी से वापस ए। अब सुनना, अभी मैंने वो जो एरो की डायरेक्शन थी वो कैसी थी, पहले ये और फिर ये, इसका मतलब क्या है, पहले क्या हुआ, एक्सपेंशन, फिर क्या हुआ, कंप्रेशन। अगर एक्सपेंशन हुआ तो उसका, अगर एक्सपेंशन हुआ फिर कंप्रेशन हुआ, तो ये जो लूप बन रहा है ये कैसा बन रहा है, देखो ये ऐसे अपन चल रहे हैं, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई तो पहले क्या हुआ, एक्सपेंशन, फिर क्या हुआ, कंप्रेशन। वर्क डन ज़्यादा किसका था, जो कर्व ऊपर आ रहा है, ऊपर कौन सा कर्व आ रहा है, एक्सपेंशन का कर्व आ रहा है। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में, नया कंक्लूजन है, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में अगर 2 कर्व है, एक ऊपर एक नीचे, अगर ऊपर वाला कर्व, अगर कंडीशन ले रहा हूँ, अगर ऊपर वाला कर्व एक्सपेंशन का होता है, इसका मतलब वर्क डन एक्सपेंशन का ज़्यादा होगा, और एक्सपेंशन का ज़्यादा होगा तो अपन को वर्क डन मिलेगा, और अपन को वर्क डन मिला। इसका मतलब वर्क डन करा किसने, सिस्टम ने करा, क्योंकि आपने उस वर्क, गैस ने एक्सपेंड करने में जो वर्क डन करा वो क्या हो रहा, ज़्यादा, और आपने उसको कंप्रेस करने में जो वर्क डन करा वो क्या है, कम। इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि उसने एक्सपेंड करने में जो अपन को वर्क डन दे दिया वो ज़्यादा दिया, और अपन ने उसको वापस कंप्रेस करने में वर्क डन जो करा वो क्या है, कम। तो अपन को कुछ वर्क डन मिला। कहने का मतलब क्या है कि गैस ने जो एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करने पे अपने को जो वर्क डन मिला, क्योंकि एक्सपेंशन कौन करती है, गैस करती है, तो एक्सपेंशन पे अपन को जो मिला वो तो कितना है, 5 जूल, और उसको वापस कंप्रेस करने पे अपन को जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना हो जाएगा, 2 जूल। तो अपन को यहाँ पे मिला कितना, अपन को ओवरऑल कितना मिला, 3 जूल। तो ये क्या है, अपना प्रॉफिट है,
कैसे प्रॉफिट है? क्योंकि गैस ने अपन को ज़्यादा वर्क दे दिया और अपन ने उसके ऊपर थोड़ा सा करा, तो उस वर्क डन को अपन यूज़ में ले सकते हैं। आया समझ में? इसी प्रिंसिपल पे आपके जो इंजन्स होते हैं गाड़ियों के, वो इंजन्स चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी यही सिस्टम होता है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है कि अंदर से जो एक्सपेंशन हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है गैस का, उससे अपन को जो वर्क डन मिल जा रहा है वो ज़्यादा है, और वापस उस गैस को बाहर से जो आ रही है उसको कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या है? कम। तो जो बच गया उससे अपनी गाड़ी चल जाती है। आया समझ में? इसका मतलब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस हो रही है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर एक्सपेंशन का कर्व ऊपर है और कंप्रेशन का नीचे है, तो लूप कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और लूप अगर क्लॉकवाइज है, लूप अगर क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन अपन को मिला, वर्क डन अपन को मिला, और वर्क डन मिला तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उसको अपन यूज में ले सकते हैं। तो वो अपना वर्क डन क्या हो जाता है? पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। आया समझ में? लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ इसका उल्टा, अब वापस देखना मैंने क्या कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये जो है मेरा, ये एक लूप है, ठीक है, ये ए बोल दो, यहाँ से बी बोल दो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने पहले उसको क्या करा? कंप्रेस करा, आपको कंप्रेस करा, और इसके बाद क्या हुआ? उस गैस का एक्सपेंशन। अभी इस कर्व में और इस कर्व में क्या डिफरेंस है? देखो, इस कर्व में एरिया कैसा जा रहा है आपका? पहले एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है? कंप्रेशन। अब कंप्रेशन, जो कर्व ऊपर आ गया, जो कर्व ऊपर आ गया, ऑब्वियसली बात है कि उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा, और जो नीचे आएगा उसका एरिया क्या होगा? कम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये कंप्रेशन ऊपर आ गया, यहाँ पे कंप्रेशन ऊपर आ गया, और कंप्रेशन ऊपर आ गया, इसका मतलब क्या है? कि कंप्रेशन के लिए जो वर्क डन है, अब कंप्रेशन कौन करता है? अपन करते हैं, बाहर से गैस को कंप्रेस करते हैं। तो मान लो कंप्रेशन का वर्क डन कितना आ रहा है? 5 जूल। और गैस जब एक्सपेंड हुई, गैस जब एक्सपेंड हुई, कर्व नीचे आ रहा है, गैस एक्सपेंड हुई, गैस एक्सपेंड का जो वर्क डन अपन को मिला, मतलब जब पिस्टन ऊपर गया, गैस एक्सपेंड हुई, अपन को जो वर्क डन मिला वो क्या है? कम। इतना सा वर्क डन है। ये नीचे वाला जो कर्व है, इसका जो एरिया आ रहा है वो क्या है? कम। इसका मतलब गैस जब एक्सपेंड हुई, उसका अपन को वर्क डन क्या मिला? कम। और वर्क डन कम मिला, मान लो मिला अपन को कितना? 2 जूल। तो अभी बचा कितना? 3 जूल। अब हुआ क्या? सुनना, ये क्या है? 5 जूल क्या है? जो अपन ने करा, आपने गैस को कंप्रेस करने में जो वर्क डन करा B2A, वो तो क्या है? 5 जूल। तो वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। उसकी अगर अपन वैल्यू वाइज बात करें तो आप वर्क डन कर रहे हो तो वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में। और आपको गैस ने वापस एक्सपेंड होके जो वर्क डन आपको दिया वो क्या हो रहा है? कम। और वो कम है तो वो किस में आ जाएगा? माइनस। और ये क्या हो रहा है? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऑब्वियसली बात है कि वो कितना आ जाता है? -3 जूल। मतलब टोटल ओवरऑल आपको वर्क डन करना पड़ा गैस के ऊपर, आपको जो मिला वो क्या है? कम है। और सिंपली अपन इसको कैसे समझ सकते हैं? एक बार फिर से एक बार इसको पढ़ लेते हैं रिवाइज। अभी अपन ने क्या बोला इतनी देर में? देखो, 2 प्रोसेस है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 प्रोसेस है, कौन कौन सी है? एक तो क्या है? एक्सपेंशन, और एक क्या है? कंप्रेशन। आपको ध्यान क्या रखना है? ये आपका कर्व है, ठीक है, पीवी कर्व जो है, ये जो आपका लूप बन रहा है AB, अगर इस टाइप से आपका लूप हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? इस टाइप से। सेम दोनों लूप बन रहे हैं, दोनों में किसका डिफरेंस है? बस डायरेक्शन का। यहाँ पे पहले लूप ऊपर से जा रहा है, ये कौन सी प्रोसेस है? ये है एक्सपेंशन। ये कौन सी प्रोसेस है? ये है एक्सपेंशन। और ये कौन सी प्रोसेस है? कंप्रेशन, क्योंकि एरो इधर जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि एरो जो है ऐसे है, इसका क्या मतलब है? कि ये जो प्रोसेस है, एरो का जा रहा है ऊपर, मतलब इधर से इधर आ रहा है पिस्टन, इधर से इधर को क्या बोलते हैं? ये कौन सी प्रोसेस हो गई? कंप्रेशन। उसकी जो अपोजिट, और नीचे वाला जो कर्व है ये किसको बता रहा है? एक्सपेंशन को। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखो, अगर ये क्लॉक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, यहाँ से चले, इधर आए, फिर इधर आए, ये जो है ये क्या है? क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे जो है क्लॉकवाइज, क्या है यहाँ पे? क्लॉकवाइज लूप। लूप कैसा बनता है? क्लॉकवाइज लूप। क्लॉकवाइज लूप के अंदर हमेशा क्या होगा? एक्सपेंशन ऊपर होगा, कंप्रेशन नीचे। एक्सपेंशन ऊपर, एक्सपेंशन क्या होता है? वर्क डन बाय गैस। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय गैस। क्लियर? नेक्स्ट, ये नीचे से इधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन कौन करते हैं? अपन करते हैं लोड लगा के। तो ये क्या हो जाता है? वर्क डन ऑन गैस। ठीक है? अब सुनना,
सिस्टम जो है अगर वो मेरे को वर्क डन दे रहा है तो मेरे को वर्क डन चाहिए, तभी तो मैंने सिस्टम बनाया। इसका मतलब वर्क डन वो मेरे को कब देगा, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम बाय द गैस का मतलब क्या, एक्सपेंशन। तो ये जो वर्क डन होता है इसको अपन क्या ट्रीट करते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि मेरे को चाहिए वर्क डन, तभी तो सिस्टम को बनाया मैंने गाड़ी को क्यों बनाया, ताकि गाड़ी व्हीकल मेरे को चलाए, ना कि मैं उसको पकड़ के चलाऊं। आ रहा है समझ में? व्हीकल क्यों बनाते हैं, ताकि वो चल के मेरे को वर्क डन दे और मैं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाऊं। तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम मतलब मान लो गाड़ी खराब हो गई तो मैं उसको चला रहा हूँ, तो गाड़ी को इसलिए थोड़ी बनाया था कि मैं उसको पकड़ के चलाऊं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए वो क्या हो जाता है, वर्क डन ऑन। आप अगर वर्क कर रहे हो तो इसलिए वो क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन। तो ये आपको साइन ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि अपन एक्सपेंशन को पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वर्क डन अपन को चाहिए, तभी तो सिस्टम को बनाया। और अपन को अगर वर्क डन करना पड़ रहा है मतलब वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनना। एक्सपेंशन का कर्व अगर ऊपर आ रहा है इसका मतलब ओवरऑल जो वर्क डन है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि जो कर्व ऊपर आ रहा है उसका एरिया ज़्यादा होगा, उसका वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा। अब वर्क डन ज़्यादा किसका हो रहा है, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है, और नेगेटिव क्या है, कम, क्योंकि नेगेटिव नीचे आ गया, कंप्रेशन नीचे आ गया, कर्व नीचे, मतलब उसका वर्क डन क्या है, कम। इस केस में अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज अगर लूप बन रहा है तो अपन को क्या मिल रहा है, ओवरऑल वर्क डन मिल रहा है। क्योंकि जितना गैस ने दिया और अपन ने वापस जितना गैस को दिया, जो गैस को अपन ने दिया वो क्या है, कम, और जितना गैस ने दिया वो क्या है, ज़्यादा। ये कैसे पता चल रहा है, इस कर्व से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन। तो इसके अंदर अपन को वर्क डन मिला, तो वर्क डन बाय गैस हुआ ओवरऑल। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, वो कर्व ऊपर आ रहा है, मतलब उसका वर्क डन ज़्यादा हो गया, और जितना गैस ने आपको दिया वो वर्क डन क्या आ गया, कम, क्योंकि वो कर्व क्या आ गया, नीचे। तो गैस ने आपको जितना वर्क डन दिया वो तो है कम, और आप जितना गैस के ऊपर कर रहे हो वो है ज़्यादा। तो ओवरऑल आपने तो वर्क डन करा, और आपने वर्क डन करा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्क डन ऑन गैस। ये अपन को किससे पता चल गया, लूप से। अगर मैं कंक्लूड करूं अभी तक अपन ने जो करा है उसको, अगर साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज वर्क डन है, क्लॉकवाइज लूप बन रहा है, साइक्लिक प्रोसेस में अगर क्लॉकवाइज लूप बन रहा है, इसका मतलब सिस्टम अपन को वर्क डन दे रहा है। और अगर साइक्लिक प्रोसेस में एंटी क्लॉकवाइज लूप बन रहा है, मतलब अपन सिस्टम के ऊपर ओवरऑल वर्क डन कर रहे हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है। और ये जो लूप होता है, लूप का एरिया अपन को क्या देता है, वर्क डन देता है, क्योंकि उसी के पॉजिटिव नेगेटिव की बात